तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई का पेपर 1, ठीक है। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या समझते हैं आप लोग? जैसे ऐसा सरफेस अराउंड एनी चार्ज जहाँ पे हर जगह पोटेंशियल क्या हो, सेम। जैसे अगर आपका पॉइंट चार्ज ले लें हम, अगर मान लिया पॉइंट चार्ज लेते हैं, ये कोई पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके अराउंड जब इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हैं तो क्या बनता है, कंसेंट्रिक स्फीयर्स, ठीक है। ये कंसेंट्रिक स्फीयर बन जाते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब अगर आप यहाँ पे देखें, चाहे या इस पॉइंट पे देखें, ये मान लो पॉइंट ए है, ये बी है, अगर ये रेडियस आपकी आर है तो हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा, जो वी ए इक्वल टू वी वी इक्वल टू के क्यू बाई आर, ये पोटेंशियल आएगा। मीन्स हर जगह इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम। और किसी चार्ज को अगर रोटेट कराएं तो वर्क डन क्या आएगा, 0। अब इसमें देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, ये सही है बिल्कुल, ठीक है। अब दिया द वर्क डन इन कैरिंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0, ये भी बात सही है। फिर दिया फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कंसेंट्रिक स्फीयर्स, ठीक है, दे कैन बी इमेजिनरी स्फीयर्स, ठीक है, दिया है फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कंसेंट्रिक स्फीयर। अब यूनिफॉर्म अगर होगा तो कंसेंट्रिक स्फीयर नहीं होंगे। जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या आएगा, जैसे मान लीजिए यूनिफॉर्म है तो इसके लिए क्या आएगा, प्लेन वेव फ्रंट, कैसा होगा, प्लेन। अब यहाँ पे अगर नॉन यूनिफॉर्म, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो नॉन यूनिफॉर्म, आगे बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, फील्ड आपकी घटती जाएगी, ठीक। तो ये आपका क्या होगा, इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला, ठीक। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, देखिए दिया इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी इतना, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको दिया है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम, और आपका एंगल थीटा जो दिया है वो 30 डिग्री दिया है। एक्सपीरियंस टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन, टॉर्क दिया आपको 4 न्यूटन। चार्ज ऑन डायपोल ऑफ डायपोल लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ डायपोल जो दिया है वो क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर, यानी 0.02 मीटर हो जाएगा, ठीक। आपको पता है कि जो टॉर्क होता है, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इज पी साइन थीटा, पी साइन थीटा, और पी को हम लिख सकते हैं क्यू इंटू एल ई साइन थीटा। ये फॉर्मूला हुआ। टॉर्क आपको दिया है कितना, टॉर्क दिया आपको 4 इक्वल टू, आपको Q निकालना है, L है 0.02 इंटू E है आपका 2 × 10⁵ इंटू साइन 30, साइन 30 इज 1/2, ये 2 मर गया। अब यहाँ देखो ये आएगा 4 इक्वल टू Q इंटू 2 इंटू 10⁻3। अब यहाँ सॉल्व करेंगे Q इक्वल टू, तो 2 × 2 = 4 इंटू 10⁻³ अब देखिए कोई ऑप्शन इसमें है 2 मिली कूलाम, ये है सी वाला ऑप्शन, ठीक है, समझ गए। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी साइन थीटा, यहाँ पे पी क्या है, डायपोल मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखे दिया है, मेटालिक प्लेट एक्सपोज टू वाइट लाइट इमिट इलेक्ट्रॉन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कलर लाइट स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम, ठीक है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर आप देखें, आप यहाँ पे जब आप लाते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन एनर्जी फॉल करता है E, और यहाँ पे फाई वर्क फंक्शन, और जब निकलता है तो उसके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। जो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो क्या है, E = फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब ये है आपका, इसको लिख सकते हैं hc/λ, ये hc/λ0 प्लस काइनेटिक एनर्जी को EV0, यहाँ पे V0 क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, V0 है स्टॉपिंग पोटेंशियल, लैम्डा इज वेवलेंथ, ठीक है। अब देखिए जो आपका कह रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम, स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम किसका होगा, जिसके केस में ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू होता है फ्रीक्वेंसी, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ कम उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा, ठीक है। जिसका जैसे कि वेवलेंथ को घटाओगे तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी,
ठीक, ये एनर्जी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, ये चीज़ तो क्या होगी, कांस्टेंट, ठीक है, ये क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ाओगे बी डॉट घटेगा। अब यहाँ देखिए जो दिया विबग्योर में से मिनिमम वेवलेंथ इसका है, रेड का मैक्सिमम और वायलेट का मिनिमम, लैम्डा वायलेट जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम, यानी इसी के लिए एनर्जी क्या होगी सबसे ज़्यादा। जब ये इस देखिए वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है तो उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया, व्हेन अल्फा पार्टिकल आर सेंट थ्रू अ थिन गोल्ड फॉयल मोस्ट ऑफ देम गो स्ट्रेट टू द फॉयल बिकॉज, जैसे कह रहा है कि जब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड का, जब अल्फा पार्टिकल को पास कराते हो तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस अनडेविएटेड। तो क्यों अनडेविएटेड जाते हैं, क्योंकि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। अब इसमें देखिए कोई दिया है, द अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज, द मास ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज मोर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, ये सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन आपका दिया है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज पैरेलल टू पॉजिटिव वाई एक्सिस, इन व्हाट डायरेक्शन विल द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन। आपको पता है F इज इक्वल टू क्या होता है, Q V क्रॉस V, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव लिख देंगे। अब देखिए जा किधर रहा है, मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब V आपका जो है वो आई कैप है क्रॉस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो V J कैप। अब I इंटू जे क्या होता है, K, I इंटू जे क्या होगा, K, तो ये आएगा माइनस EVB K, पर यहाँ पे EVB हमारा मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन क्या हो गई, माइनस के, क्या हो गई डायरेक्शन, माइनस के, मतलब क्या हुआ, निगेटिव जेड एक्सिस, अलॉन्ग निगेटिव जेड एक्सिस, समझ गए। तो यहाँ पे देखना, अगर मान लो यहीं पे डायरेक्शन पूछे तो आप V क्रॉस V करेंगे, V की तरफ अपना दाहिना हाथ रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पाम, जिधर थंब जाएगा उधर ही क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे एग्जांपल हम ले लें, मान लो हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, इसका मतलब होता है इनवर्ट टू प्लेन, इनवर्ट टू, और Q कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये जा रहा है इधर की तरफ। अब तुमसे पूछा जाए इस पर फोर्स किधर लगेगा, तो पहले जिधर वेलोसिटी है उधर की तरफ अपना दाहिना हाथ कर दिए, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, क्या खुल गया यार, हाँ, अगर Q जा रहा है इधर तो V क्रॉस V, वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, तो पाम हम किधर कर दिए, अंदर गया, थंब किधर गया, ऊपर, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, हमेशा ऐसे पता करेंगे, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है, द रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस एक्स इज स्लाइटली लेस देन यूनिटी, ठीक है, एंड दैट ऑफ सब्सटेंस वाई इज स्लाइटली मोर देन यूनिटी। दिया है आपका रिलेटिव परमेबिलिटी होता है म्यू आर लेस देन 1 है एक का म्यू आर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो म्यू आर, अब एक्स इज पैरामैग्नेटिक, y is ferromagnetic, x is diamagnetic, y is ferromagnetic, x is diamagnetic, y is paramagnetic, ठीक है। बताइए रिलेटिव परमेबिलिटी जो डायमैग्नेटिक की होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन 1, ठीक है, और पैरामैग्नेटिक की लेस देन 1। तो डाया और पैरा यानी आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी ये तो गलत दिया, हाँ डी ऑप्शन है आपका, ये x इज डायमैग्नेटिक, y इज पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट देखिए, एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.81 ओम, एमीटर का रेजिस्टेंस रीड 1 एम्पियर, द वैल्यू रिक्वायर्ड टू शंट टू इंक्रीज द रेंज 10 एम्पियर इज, ठीक है। कोई एमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 0.81 ओम, रीड अप टू, यानी यहाँ पे जो IG दिया है पहले जो लिखते थे वो दिया 1 एम्पियर, और G की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.81 एम्पियर, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है शंट, और जो रेंज आपका बनाना है वो क्या है, I वो 10 एम्पियर, ठीक। हमने पढ़ा है शंट की वैल्यू क्या होती है, IG इंटू जी अपॉन I माइनस IG, ठीक है। IG मतलब मैक्सिमम पहले जितना गैल्वेनोमीटर में करंट जा सकती है,
तो यहाँ पे हो गया ये 1 इंटू जी की वैल्यू कितना है 0.81 अपॉन आई माइनस आई जी, आई आपका है 10 माइनस आई जी कितना हो गया 1, ये 9 यानी कितना आ गया 0.81 अपॉन 9 यानी 0.09 ओम हो जाएगा। समझिए, ये कन्वर्जन आप गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ठीक है। जैसे किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो जैसे मान लीजिए पहले से हमारा गैल्वेनोमीटर था, इसके पैरेलल में हम लगाते हैं स्मॉल रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं शंट, ठीक है। मान लो मैक्सिमम यहाँ करंट आई ये चली गई आई जी, तो इसमें क्या जाएगी आई माइनस आई जी। अब इसके क्रॉस और उसके क्रॉस पोटेंशियल सेम कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है एन इलेक्ट्रॉन विद एंगुलर मोमेंटम एल मूविंग अराउंड न्यूक्लियस हैज मैग्नेटिक मोमेंट गिवन बाय। न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम चाहिए हमको, तो हमने पढ़ा क्या एम बी आर इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई। बोर का पोस्टुलेट कहता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा होगा तो उसके अराउंड जो एंगुलर मोमेंटम चाहिए वो क्या चाहिए एम बी आर इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई। अब इसमें देखिए कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, अगर हम एन की वैल्यू 6 करें, अगर एन की वैल्यू 2 कर दें तो क्या आ जाएगा, एक मिनट, एन इलेक्ट्रॉन with angular momentum L moving around the nucleus has magnetic dipole moment given by magnetic dipole moment हो गया हमारा EVR 1/2 EVR, ये होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये क्या हुआ, अब ऊपर नीचे अगर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 1/2 MBR E अपॉन M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये करना पड़ेगा। अब MBR को इसने क्या दे रखा है L, MBR को इसने क्या दे रखा है, MBR को देखो एंगुलर मोमेंटम को L दिया है ना, L इक्वल टू MBR, इसकी ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ेगी, ठीक है। MBR को L लिख दो तो क्या आएगा 1/2 L इंटू ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो कौन सा ऑप्शन है LE अपॉन 2M, LE अपॉन 2M ये, ठीक है। अरे एंगुलर मोमेंटम आप रिवॉल्व, अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगा रहा है तो उसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है 1/2 EVR, क्या होता है 1/2 EVR। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, याद रखेंगे 1/2 EVR। और यहाँ पे हमने मास से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर MBR बन गया और MBR क्या है L, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, 9th क्वेश्चन दिया है अ लार्ज स्केल ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज डन विद यूज ऑफ ट्रांसफार्मर, द वोल्टेज आउटपुट ऑफ जनरेटर इज स्टेप्ड अप बिकॉज। देखिए आपको क्या पता है हीट जो होती है वो क्या होती है I²RT। अगर हम क्या करेंगे, मान लो हमें पावर सप्लाई करना है एक पोल से यहाँ तक, इसमें अगर करंट जानी है तो करंट अगर ज़्यादा होगी तो हीट क्या होगा ज़्यादा, वायर मेल्ट होकर अपने आप क्या हो जाएगा गल जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ाते हैं और करंट को क्या करते हैं घटाते हैं। जब वोल्टेज बढ़ाना है तो क्या हुआ स्टेप अप, क्या हुआ, कहीं पे भी देखिए VI हमेशा रहना है कांस्टेंट, क्योंकि पावर आपकी क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। तो ट्रांसमिशन में जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट घटेगा, करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज घटेगा। अब हमको उस समय क्या करना है रिडक्शन ऑफ करंट, क्या करना है रिडक्शन ऑफ करंट एंड वोल्टेज बोथ पावर लॉस इज कट डाउन। इसमें A और C दोनों होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लॉस को कट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए दिया हुआ है इन डायग्राम बिलो इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट अ सर्टेन टाइम एंड लोकेशन, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, ठीक है।
देखो C इक्वल टू क्या होता है, E क्रॉस V। C इक्वल टू क्या होगा, E क्रॉस B, ठीक है। या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है ना, C इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट हो गया, ठीक, या स्पीड ऑफ वेव, तो E क्रॉस B करो, E नीचे की तरफ है, B इधर है, तो किधर होगा, परपेंडिकुलर B। एक मिनट, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस B, ये हुआ, ठीक। और F इज इक्वल टू अगर यहाँ कर दें क्यू ई, तो ई वी क्रॉस बी के डायरेक्शन में आना चाहिए। मतलब जो इसको ना करके हम क्या करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब बनती है तो मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपस में बराबर हो लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होनी चाहिए वो किधर होनी चाहिए, वी क्रॉस वी के डायरेक्शन में, वी क्रॉस। अब हमें बी की डायरेक्शन पता नहीं है पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हम कर दिए अपना क्या, पाम, और वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ जाए, ठीक है। पाम ऐसे कर दिए, ऐसे करें, ऐसे ये करना पड़ेगा, है ना। पहले हमारा वेलोसिटी किधर होना चाहिए, अंदर की तरफ, वेलोसिटी किधर होना चाहिए, वी क्रॉस बी करेंगे तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगी, यानी हमारी किधर होना चाहिए, परपेंडिकुलर डाउन, परपेंडिकुलर इनटू द, क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन ऑफ। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स। तो यानी जो ई वेक्टर है वो वी क्रॉस वी वेक्टर डायरेक्शन के डायरेक्शन में होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया है इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम करंट इज रिड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, थ्रू इट द वेरिएशन ऑफ करंट विद टाइम इज एज शोन इन फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज। तो फ्लक्स क्या होता है, जो इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, कॉइल का रेजिस्टेंस 100 ओम इज इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स, ईएमएफ बराबर डी फाइव बाई डी टी, ये तो होता है ना। तो डी फाइव क्या हो जाएगा, ई डी टी, और ई को हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आर, ई को क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आर। In a coil of resonant current is induced by changing the magnetic flux through it, the variation of current with time। तो देखो यहाँ पे, अगर इसको हम कर दें आई आर, तो आर बाहर आ गया, क्या हो जाएगा, आई डी टी, क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम डी फाइव इक्वल टू लिखें तो आर आई डी टी हो गया। अब इंटीग्रेट कर दें तो फाई आ जाएगा, चेंज इन फ्लक्स से बताना ना, चेंज इन फ्लक्स, यहाँ पे ये आ जाएगा, डी फाई को इंटीग्रेट करेंगे डेल्टा फाई, ठीक, और आर कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रल क्या आ गया, आई डी टी, क्या आ गया इंटीग्रल। अब आई डी टी इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर का एरिया, अरे आई इधर है और स्मॉल टाइम ये ले लिया डी टी, और ये आई, तो आई डी टी यही तो एरिया हुआ, इंटीग्रेट करोगे पूरा एरिया, यानी इस कर्व से हम क्या निकालेंगे, एरिया, और उसको आर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना है आपका, 100 ओम, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 100 इंटू, अब इस ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, कितना हो गया, इसका जो अगर एरिया निकालें हम तो हाफ, ये हो गया 10 इंटू 0.5, 2.5, यानी कितना आ गया, 250, कितना आ जाएगा, 250 वेबर। जो फ्लक्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 250 वेबर। अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल आपके आ सकते हैं कॉन्सेप्ट में, ठीक है, चाहे नीट में हो चाहे बोर्ड्स में हो। दिया है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना, जो एनर्जी दिया है nth ऑर्बिट -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द नेगेटिव साइन ऑफ एनर्जी इंडिकेट दैट,
जो निगेटिव साइन है वो सिग्निफाई करता है कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। नेगेटिव साइन सिग्निफाई दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। मीन्स यहाँ पे देखो कोई ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू, ये देखो सेकंड दिया है, इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। ठीक है, कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी का साइन निगेटिव होने का मतलब क्या है, वो चीज़ बाउंड है रिवॉल्व करने के लिए। ठीक, अब दिया फॉर, इसमें तो पूरा कट ही गया क्या, फॉर अ रेडिएशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। फोटो अगर देखें डुअल नेचर का चैप्टर का ये, कि अगर आपका रेडिएशन ऑफ ग्रेटर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर की फ्रीक्वेंसी जब आती है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे। ये सही है कि फोटो करंट प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। दूसरा दिया है ग्रेटर द नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा अवेलेबल ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्बिंग द एनर्जी क्वांटा एंड ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट मेटल। ये भी सही है। तो असर्शन रीजन दोनों क्या हैं, करेक्ट। तो इसमें क्या जाएगा, ए। असर्शन रीजन बोथ करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये दिया है पुटिंग पी टाइप सेमीकंडक्टर स्लैब डायरेक्टली इन फिजिकल कांटेक्ट विद एन टाइप सेमीकंडक्टर स्लैब कैन नॉट फॉर्म पी एन जंक्शन। ये पहले ही गलत दिया है। द रफनेस एट कॉन्टेक्ट विल मच मोर देन इंटर एटॉमिक क्रिस्टल स्पेसिंग एंड कंटिन्यूसली फ्लो द चार्ज कैरियर इज नॉट पॉसिबल। ये भी क्या है, पहला गलत है और दूसरा, पहला देखो वो तो सही दिया कैन नॉट, तो वो भी सही है। पहला भी सही, दूसरा सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, दिया पुटिंग पी टाइप सेमीकंडक्टर स्लैब डायरेक्टली इन फिजिकल कांटेक्ट विद एन टाइप सेमीकंडक्टर स्लैब कैन नॉट फॉर्म पी एन जंक्शन। बिल्कुल नहीं फॉर्म करेगा। क्यों नहीं फॉर्म करेगा, उसका रीजन सही दिया है। ठीक है, इसका ये सही हो जाएगा। फिर देखो आगे, एन इलेक्ट्रॉन हैज़ हायर पोटेंशियल एनर्जी व्हेन it is at location associated with negative value of potential and has lower potential energy when at location associated with positive potential. Electron move from region of higher potential to region of lower potential। देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग हम जाते हैं ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, जैसे अलॉन्ग जाते हैं वैसे से मान लो ए है बी है, तो वी बी जो होगा वो क्या होगा, लेस देन वी ए। और इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ रखोगे तो किधर चलेगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। किधर चलेगा, यानी लोअर पोटेंशियल से किधर जाता है, हायर पोटेंशियल की तरफ। किधर जाएगा, अब ये उल्टा दिया है, फ्रॉम रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल। दिया नहीं, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू रीजन ऑफ, ये किधर जाता है, लोअर से हायर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के किधर अपोजिट फोर्स लगेगा। तो किधर जाएगा ये, तो दूसरा वाला क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक, बाकी पहला सही, दूसरा वाला गलत। 16 वाला देखो क्या है, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेकिंग प्लेस। जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें सिग्नल कैसे चलता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसे से करते बाहर निकलता है ना। यहाँ पे एक होता है कोर, एक होता है क्लैडिंग। बाहर वाले को हम क्या कहते हैं, क्लैडिंग, और अंदर वाले को कोर। जो कोर होता है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा और क्लैडिंग का कम, तभी डेंसर से रेयर बनता है। क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमें क्या होना चाहिए, डेंसर से रेयर जाना चाहिए। ठीक, यहाँ पे देखिए, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेकिंग प्लेस एट द कोर क्लैडिंग इंटरफेस। सही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ क्लैडिंग इज ग्रेटर देन कोर। दूसरा क्या दिया है, गलत। ये क्या कह रहा है, क्लैडिंग का ज़्यादा कोर का कम, लेकिन कोर का ज़्यादा होता है क्लैडिंग का कम। तो ये क्या है, पहला वाला आपका क्या है, सही है, दूसरा वाला गलत। ठीक, उसमें बी ऑप्शन होगा शायद। क्या 17 खाली। अब क्या दिया, नेम द डिवाइस विच यूटिलाइज यूनिलैटरल एक्शन ऑफ पी एन डायोड टू कन्वर्ट ए सी इंटू डी सी। अब ए सी इंटू डी सी कौन कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर। क्या होता है, ए सी से डी सी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज करते हो, रेक्टिफायर। अब दिया ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर।
फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम कैसा होता है, यहाँ से हम AC इनपुट देते हैं, ट्रांसफार्मर लगा होता है ऐसे, ठीक। फिर ये होगा, ये प्राइमरी P1 P2, सेकेंडरी वाले में दोनों में क्या लगाएंगे हम, PN डायोड ऐसे, और यहाँ पे हम एक लोड लगा देंगे RL, और इसके क्रॉस क्या लिया जाएगा, आउटपुट। ये फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक बार जब पॉजिटिव इनपुट गया, ये प्लस माइनस होता रहता है, तो ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जब ये प्लस तो ये माइनस, जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो ये रिवर्स बायस, जब ये रिवर्स बायस तो ये फॉरवर्ड बायस। इस तरह से होता है रेक्टिफायर। अब यह द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ फोटोन and de Broglie wavelength of an electron mass m had the same value. The wavelength of lambda photon and the de Broglie wavelength of an electron of mass m has same value, so that the energy of photon is 2 lambda mc by h time the kinetic energy of electron, where c and h have their usual meaning, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h/√2m/k काइनेटिक एनर्जी के टर्म में कहें तो, ठीक। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू h/2m/k, ठीक है। हमको रिलेशन किससे चाहिए, काइनेटिक एनर्जी 2 लैम्डा mc by h टाइम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये हो गया एक तो रिलेशन हमारा, ये हो गया, ठीक। और कह रहा है लैम्डा फोटोन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, सो एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, E इक्वल टू hc बाई लैम्डा, क्या होता है ये, hc बाई लैम्डा। अगर हम क्या करें, यहाँ से लैम्डा इक्वल टू hc बाई ई कर दें, क्या कर दें, लैम्डा इक्वल टू hc बाई ई, और एक दूसरे को आपस में क्या कर दें, डिवाइड, ठीक। ये h भी तो स्क्वायर हो गया यहाँ, ठीक है। हम क्या करें, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 क्या कर रहे हैं, डिवाइड 1/2, तो लैम्डा स्क्वायर बाई लैम्डा इक्वल टू h स्क्वायर बाई 2m/k, और इनटू डिवाइड करना इससे तो नीचे आ जाएगा hc, और ऊपर क्या चला जाएगा, e चला जाएगा। यहाँ एक लैम्डा से लैम्डा कट गया, तो यहाँ से एनर्जी इक्वल टू इक्वेट करो अगर, तो क्या आएगा, एक h से h का चला गया, तो क्या आएगा, ये 2mc बाई h इंटू लैम्डा, ये आएगा ना 2mc बाई h लैम्डा, और ऊपर क्या हो गया, k। हमको कह रहे 2 लैम्डा mch, ये कैसे है, अच्छा लैम्डा यहाँ से काटे तो ऊपर बचा है, एक मिनट, ये लैम्डा स्क्वायर बाय लैम्डा है, तो एक लैम्डा को काटे तो एक पावर कट गया, यानी बचेगा ये 2 लैम्डा mc इंटू के, ये इधर जाके 2 लैम्डा अपॉन h इक्वल टू ई, यही तो बचेगा। हमको क्या चाहिए, 2 लैम्डा mc बाई h, 2 लैम्डा mc बाई h इंटू के, यानी हमारा प्रूव हो गया कि एनर्जी किसके बराबर है, 2 लैम्डा mc बाई h अपॉन h इंटू काइनेटिक एनर्जी।
ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन भी ऑप्शन में भी आ सकते हैं। ठीक, क्या क्या कोई दिक्कत? एक हमने ये रिलेशन लिया लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए h/√2m के काइनेटिक एनर्जी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ये आ गया। और फोटोन की एनर्जी होती है hc/λ, हमने दूसरा रिलेशन ये लिया है। देखो दिया है, अ रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट थ्रू एन इक्विलेटरल ग्लास फ्रेम in such a way that the angle of incidence equal to the angle of emergence and each of these angle is 3/4 times the angle of prism। मतलब क्या दिया है, एंगल I इक्वल टू E इक्वल टू 3/4 टाइम एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होता है 60, कितना आ गया यानी 45 डिग्री, कितना आ गया, ये आ गया 45 डिग्री। ये कह रहा है एक कोई इक्विलेटरल प्रिज्म है, यहाँ से रे आई है, ऐसे डेविएट हुई कि ये वाला एंगल आई और ये ई, आई और ई आपस में क्या है, बराबर, और ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म ए। ठीक है, डिटरमाइन द एंगल ऑफ डेविएशन एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म। आपको पता है आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, मिनिमम डेविएशन का फार्मूला, अगर डेविएशन सिंपली है तो आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस, अब यहाँ आई और ई बराबर है तो मिनिमम डेविएशन हो रहा है, तो यानी 2 इंटू आई कितना हमारा आया 45 डिग्री इक्वल टू 60 है एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस डेल्टा, ये इक्विलेटरल है तो ये ए एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ से डेल्टा अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 60 दैट इज 30 डिग्री, डेल्टा कितना आ गया 30 डिग्री। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला है n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन साइन a/2। ठीक, अब a प्लस डेल्टा मिनिमम a कितना 60 30 90 अपॉन 2 करेंगे कितना आ जाएगा साइन 45, 60 प्लस 30/2 अपॉन साइन a/2 इज 30, ये हो गया 45 यानी 45 1/√2 और ये हो गया साइन 30 1/2। ठीक, सॉल्व करो कितना आ जाएगा √2, कितना आ जाएगा √2, यानी n की वैल्यू कितना आएगी √2 दैट इज इक्वल टू 1.414, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। कोई इतना मुश्किल तो है नहीं, खाली क्वेश्चन को पढ़ना है। इसमें सिंपली दिया है कि रे ऑफ एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जो किसी प्रिज्म से पास करती है इस तरह से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंस आपस में क्या है बराबर, तो तुमको बताना ये है कि वहाँ पे आपका एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा और आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए क्वेश्चन दिया है, हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम connected to 230 volt supply, draw initial current 3.2 ampere which settle after few seconds to a steady value 2.8 ampere। what is the steady temperature of the heating element? टेम्परेचर इतना है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इतना है। तो आपको पता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, यही तो रिलेशन है। अब यहाँ हमको पोटेंशियल दिया है पर हमारा रेजिस्टेंस वेरी हो रहा है क्योंकि करंट वेरी हो रहा है ना, पहले 3.2 बाद में कितना हुआ 2.8, तो यानी पहले का रेजिस्टेंस अगर निकालना होगा तो पोटेंशियल हमारा 230 अपॉन 2.8 इक्वल टू 230 अपॉन 3.2 1 प्लस अल्फा कितना दिया 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4, ब्रैकेट में T2 हमको पता नहीं है, T1 हमारा है 27, ये है। अगर ध्यान से देखो ये और ये क्या हो गया कैंसिल। अब देखिए अगर हम करें 4 7 जा 28 4 8 जा 32, यानी इधर अगर देखोगे तो 8/7 -1, ये वाला 1 इधर ले आए इक्वल टू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4, ये हो जाएगा T2 माइनस 27 आ जाएगा। यहाँ से अगर कैंसिल करोगे तो ये आएगा 1/7, क्या आएगा ये 1/7 इंटू 1 अपान 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4 इक्वल टू T2 माइनस 27,
ये कितना आ जाएगा 17 7 जा 119, ऊपर आ गया आपका अपॉन, नीचे आया 119, ये तो आएगा 11.9 इक्वल टू T2 माइनस 27। अब T2 इक्वल टू सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से टेम्परेचर सॉल्व होकर निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। Here show that least possible distance between an object and its real image in a convex lens is 4f, where f is focal length of lens। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट का है कि शो दैट लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट और उसके रियल इमेज के बीच की 4f होगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, ये मान लो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई स्क्रीन लगा दिया, इसके बीच की दूरी हमको ये मान लो ये कैपिटल D है, यही D को हमको क्या प्रूव करना है 4f। D को क्या प्रूव करना है, मान लेते हैं ये दूरी हमारा x है, तो ये क्या हो जाएगा D माइनस एक्स, क्या हो जाएगा D माइनस, आपको पता है फोकल लेंथ का रिलेशन 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, रख दें अगर तो 1/f इक्वल टू 1/b, 1/b हमारा कितना हो गया D माइनस एक्स माइनस 1/x। ठीक, ये क्या आ जाएगा x माइनस D एक मिनट, हमने साइन कन्वेंशन नहीं रखा है यहाँ। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव में होगा ना, तो ये प्लस होगा, तो क्या आएगा x प्लस D माइनस एक्स अपॉन यहाँ आ जाएगा x ब्रैकेट में D माइनस एक्स इक्वल टू 1/f। ये आया, यहाँ से x मर गया, D आया ऊपर, तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो f इज इक्वल टू क्या आएगा x स्क्वायर, सॉरी यहाँ से इसको रेसिप्रोकल कर दिया है, तो ये आ जाएगा dx d इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, d इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन d आएगा। अब मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तो क्या करेंगे हम df बाई dx करें डिफरेंशिएट, तो ये dd कट के क्या हो गया 1 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 2x बाई डी। अब इक्वल टू क्या पुट करना है 0, तो 1 माइनस 2x बाई डी इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आया d बाई 2, x इज इक्वल टू क्या आया। अब x बाई डी, जब x होगा d बाई 2 तो ये क्या होगा मिनिमम। अब यहाँ रख दो, x को क्या रखें d बाई 2, क्या रखें, तो क्या आएगा d बाई 2 प्लस d बाई 2, तो 1/f इज इक्वल टू क्या आएगा 1/f इज इक्वल टू 2/d प्लस 2/d, यानी f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा d बाई 4, तो d इक्वल टू 4f नहीं आ गया। ठीक है, यानी ये फार्मूला याद रखेंगे। और वैसे भी एक एक्सपेरिमेंट है, इसको एक्सपेरिमेंट या वहाँ पे क्या है अभी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, देखो ज़रा। अगर हमारा क्या है ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे क्या है ये स्क्रीन है, ये डिफरेंट लोकेशन चेंज करें, अगर ये दूरी हमारी क्या है d है, ठीक है, और इसके बीच की दूरी क्या है कैपिटल D, तो फोकल लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला है f इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4d, क्या है डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4d, समझ गए। अब वहाँ पे ये वाला d 0 कर दो तो क्या आएगा d बाई 4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, वहाँ पे ये लोकेशन चेंज नहीं कर रहा लेंस का। तो डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस का एक एक्सपेरिमेंट है, इस पर भी सवाल आता है, इसको याद रखिएगा। f इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर बाई 4d, जहाँ पे स्मॉल d है अगर लेंस की लोकेशन चेंज, क्योंकि दो लोकेशन पे इमेज यहीं बनेगी, ठीक है, एक बियॉन्ड द सी, एक बिटवीन C एंड F, ऑप्टिक्स का ये। अब देखो दिया है,
A given a coin has mass 30 gram. Calculate the nuclear energy that would be required to separate the neutrons and protons from each other. For simply assume the coin is entirely made up of copper atom. अब कॉपर एटम है तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? सेपरेट करने के लिए बाइंडिंग एनर्जी क्या निकालना पड़ेगा? बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? डेल्टा एम इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकलेगा? मास डिफेक्ट इंटू 931.5। अब मास डिफेक्ट कैसे आता है? जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू 931.5। ठीक, अब यहाँ पे देखो जेड मतलब एटॉमिक नंबर, कॉपर का कितना है? 29 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया है? 1.007825 प्लस ए माइनस जेड मीन्स आप 63 से 29 सेपरेट करो कितना आएगा? 34 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 1.008665 माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस कितना दिया है? 62.92960 इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन। ये कितने का आएगा? एक एटम की बाइंडिंग एनर्जी। किसकी आएगी ये? एक एटम की बाइंडिंग एनर्जी। तुम्हारे पास कितना है? 3 ग्राम, तो कितने एटम हो जाएंगे? मोल कॉन्सेप्ट से आएगा। तो जो NaDH आएगा वो आएगा कितना है? 3 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 63 मॉलिक्यूलर वेट 63 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू जो ऊपर बाइंडिंग एनर्जी है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ गए? अब प्योर कैलकुलेशन इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आए उसको यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर से नंबर ऑफ एटम निकाल के बाइंडिंग एनर्जी हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। ये दिया है चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए बी रेस्पेक्टिवली विच आर एट डिस्टेंस 2l अपार्ट। C is midpoint between A and B. What is the work done in moving charge plus Q along the CRD? CRD के along ले जाना है ना, मीन्स ऐसे, तो W क्या होता है? Q इंटू BD ले आना, तो VD माइनस VC है ना। इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल का चाहिए ना। अब दिया क्या है? अ चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q आर प्लेस A एंड B। प्लस Q कहाँ प्लेस है? यहाँ पे, और माइनस Q कहाँ प्लेस है? एट पॉइंट बी, ये बी पे क्या है? माइनस क्यू। तो क्यू तो हमारा ऐसे ही रहेगा, प्लस कैपिटल क्यू। ठीक, अब देखो वी डी का पोटेंशियल, डी पॉइंट कहाँ है? यहाँ पे। डी का पोटेंशियल एक तो इसकी वजह से होगा, ए की वजह से क्या आ जाएगा? के प्लस क्यू बाई डिस्टेंस कितना हो गया? इसके बीच में 2l है और ये C मिड पॉइंट, तो ये l आ गया, यानी l 3l कितना हो जाएगा? ये 3l माइनस इस B का पोटेंशियल भी तो यहाँ पे होगा, वो कितना आएगा? के क्यू बाई l। ठीक, ये पूरे का माइनस, अब कहाँ पे देखना है? C पे। कहाँ पे? C पे A का पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाई l। क्या होगा? A का पोटेंशियल यहाँ पे के क्यू बाई एल, और इसका पोटेंशियल क्या आ जाएगा? माइनस के क्यू बाई एल, क्योंकि यहाँ से भी L दूरी, यहाँ से भी L दूरी, तो ये वाला टर्म क्या हो गया? 0। यहाँ को सॉल्व करिए तो Q ये आ जाएगा सॉल्व करने पे ये प्लस Q ऐसे रहा, और यहाँ पे के क्यू बाई एल कॉमन है, अंदर बचेगा 1/3 माइनस 1, यानी 2KQQ/3L। समझ गए?
इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक, कहीं भी वर्क डन निकालना हो दो जगह का तो उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, दोनों का पोटेंशियल निकालेंगे फिर सॉल्व करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब दिया ये द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। आपको पता है क्या होता है, जो टोटल एनर्जी होता है और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। अगर किसी की हम बात करें तो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। देखिए, एक होता है टोटल एनर्जी जो होती है -kq/2r, क्या होती है, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है, सॉरी यहाँ से निकालो, देखो हाफ mv स्क्वायर बाई आर होता है kq²/r², जो इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं तो k चार्ज की जगह पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ke²/r², आर मर गया हाफ mv में, तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो क्या आएगी, ke²/2r, पूरे को हाफ से मल्टीप्लाई किया। और जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो क्या आती है, -ke²/r। ठीक, टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, इन दोनों का सम करोगे तो क्या आएगा, -ke²/2r, ये तो आएगा। अब रिलेशन देखो, तुमको क्या दिया, टोटल एनर्जी कितना दिया, -3.48 वोल्ट। यहाँ देखो, अगर इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, सेम टू सेम काइनेटिक एनर्जी क्या है नहीं, यानी काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, किससे करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या क्या पूछा देखो, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट आ गया, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट, विच ऑफ द आंसर अबव वुड चेंज इफ द चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी चेंज। अब यहाँ पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम चेंज कर दें तो कौन सा एनर्जी चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी का साइन बदल जाएगा। ठीक, ये देखो क्या है, ये दिया है कि अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड रेजिस्टेंस 4 ओम इज बेंट इन शेप ऑफ ABCD। ठीक है, पॉइंट A इज कनेक्टेड टू पॉइंट P, A कनेक्टेड टू पॉइंट P ऑन DC बाय वायर AP। ठीक है, A और P को हमने किससे कनेक्ट कर रखा है, हाँ, P ऑन DC वायर AP ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम, AP का रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस A एंड C, देखो A और C के क्रॉस पोटेंशियल अप्लाई किए हो, यहाँ मान लो बैटरी हमने लगा दिया AC के क्रॉस। ठीक, तो अगर ध्यान से देखें, अब देखो चारों क्या है, स्क्वायर कनेक्टेड है ना, तो इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम, इसका भी 1 ओम, इसका भी 1 ओम, इसका भी 1 ओम, इसका भी कितना दिया है, 1 ओम है। अब ध्यान से देखो, अगर इसको और इसको जोड़ दिया जाए, इन दोनों को, तो क्या आ जाएगा, 1.5 क्या हो जाएगा, 3/2 कितना हो जाएगा, और इधर कितना है 1, इधर कितना है 1, और इधर का देखो
इसको ज़रा इस तरह से रिफॉर्म करो, ए सी बी डी, ए सी point B and P are seen to be the same potential. Point B and P, B और P, इसका और इसका पोटेंशियल क्या है? ज़ीरो है। इसका पोटेंशियल क्या है? ज़ीरो। A wire of uniform cross section and resistance form is bent in shape of square ABCD. Point A is connected to point P on DC by wire AP of resistance 1 ohm. When the potential difference applied across A and C, the point B and P are seems to be सेम पोटेंशियल। बी और पी का सेम पोटेंशियल है। रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट डी पी